लद्दाख के क्षत्रिय अनुसूची आंदोलन के एक प्रमुख नेता और पर्यावरणविद जो कि आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में भी उल्लिखित हुए थे, सोनम वांगचुक आज हाफलोंग पहुंचे हैं। वे क्षत्रिय अनुसूची के अंतर्गत आने वाले दिमा हसाओ जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए यहां आए हैं। हाफलोंग में उन्होंने आज उत्तर कचार पहाड़ी स्वायत्त परिषद के CAM डेबोलाल गौलोसा और कार्यकारी सदस्यों के साथ मुलाकात की। सोनम वांगचुक ने आज हाफलोंग में पत्रकारों के सामने बताया कि असम विश्वविद्यालय के कार्बी स्टूडेंट सेंटर और कार्बी एंगलोंग स्वायत्त परिषद के संयुक्त प्रयास से दीफू में एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें वे भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार का आयोजन क्षत्रिय अनुसूची की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। इस सेमिनार का मुख्य विषय है क्षत्रिय अनुसूची के अंतर्गत आने वाले समुदाय की संस्कृति का संरक्षण, समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण, जिस पर वे अपने विचार रखेंगे। उन्होंने आगे बताया कि क्षत्रिय अनुसूची के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ चर्चा का आयोजन किया जाएगा और यह बातचीत आने वाले 3 दिसंबर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इसी वजह से दिमा हसाओ जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए वे हाफलोंग आए हैं। वांगचुक ने यह भी कहा कि लद्दाख में क्षत्रिय अनुसूची के अनुसार संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र का कोई मंच नहीं है। लद्दाख लोकतंत्र से वंचित है और इस विषय को केंद्र सरकार के साथ होने वाली चर्चाओं में उठाया जाएगा। पहले तो ये बताएं कि हम असम में सीखने के लिए आए, क्योंकि कार्बी एंगलोंग में एक सेमिनार हो रहा था जो कि असम यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर कार्बी स्टडीज़ और ऑटोनमस काउंसिल कार्बी एंगलोंग के सौजन्य से, तो हम उसमें भाग लेने के लिए आए, खासकर सीखने के लिए। और आज क्योंकि एक दिन हमारे पास था, तो हम यहाँ दिमा हसाओ में ऑटोनमस काउंसिल का और नेता जो काउंसिल के हैं हमारे, उनका तजुर्बा, अनुभव कैसा रहा है, संरक्षण जो 6 शेड्यूल का है उसके बारे में आए। तो हमें लद्दाख में हम, आप लोगों को मालूम होगा कि हम अपने संस्कृति और पर्यावरण के बचाव के लिए 6वें शेड्यूल पर बातचीत कर रहे हैं केंद्र सरकार से। तो यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी के चेयरमैन शेरिंग साहब भी हैं। तो हम, क्योंकि यही अभियान लद्दाख में चल रहा है, तो इस बारे में हम जानना चाहते थे कि जहाँ जहाँ ये प्रावधान है वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इस संविधान के इस प्रावधान से, जो कि हमारे पूर्वजों ने 1950 में रखा, उसके वजह से यहाँ की जनजाति, संस्कृति, ज़मीन या फिर पर्यावरण, उन सब का काफ़ी बचाव हुआ है। हाँ, चुनौतियाँ ज़रूर हैं और उस पे और दोनों तरफ से वो होनी चाहिए बातचीत, और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो यही सब हमने सीखा कि किस तरह से इस प्रावधान के वजह से इस असम के खासकर और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जनजातीय लोगों की संस्कृति का बहुत भला हुआ है, पर्यावरण का भी। जो देखा जाए तो अभी जो अब इनोवेशन में काफी अच्छा, अब ये अलग अलग स्तर पे ज़रूरी है। सरकार के स्तर पे तो है कि जो नाजुक इलाके हैं उनका संरक्षण किया जाए, वो चाहे फिर लद्दाख हिमालय के पार हो या फिर यहाँ पूर्वोत्तर में कार्बी एंगलोंग हो, दिमा हसाओ हो या मध्य भारत में हो, जहाँ जहाँ नाजुक संस्कृति और पर्यावरण है उन्हें बचाया जाए। उसके लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसका इस्तेमाल किया जाए, नहीं हो तो बनाए जाएं, मगर सिर्फ सरकार तक ख़त्म नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इसमें हम और आप जो दर्शक हैं, आपके जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको भी अपना निभाना पड़ेगा। सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हम जो जिस तरह से जी रहे हैं वो अगर कोई जिसकी सीमा नहीं हो, हम
कंज्यूम किए जा रहे हैं, ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली, पानी, सीमेंट, ये सब अगर हम क्या कहें यूज़ या उससे भी ज़्यादा मिसयूज़ करते रहे तो सरकार नहीं बचा पाएगी, तो हमें बचाना होगा। सर देखा जाए तो अब हमें फिर से वो जनजातीकरण वाली लाइफस्टाइल चूज करनी चाहिए या फिर हमें वही कंक्रीट के साथ रहना चाहिए? देखिए संतुलन चाहिए, संतुलन। इतनी भी पुरानी ना हो कि लोग बीमारी से मरें, भूखे मरें, बिना कपड़े, बिना घर के मरें, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि जो बम्बई, दिल्ली में दिख रहा है कि कितना ही है खाने को, कितना ही है पहनने को, रहने को घर, और फिर भी उस घर में दुखी हैं लोग, और फिर भी उस घर में डिप्रेस होकर आत्महत्या की सोच रहे हैं। तो संतुलन में हो तो बेहतरीन है, उससे आप भी खुशी से जी पाएंगे और जो पशु पक्षी हैं वो भी, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी। अभी तो एक तरह से आज ही है और कल है ही नहीं, इस तरह से जी रहे हैं लोग, तो इससे किसी का भला नहीं होगा। तो आप जो गांव है, यहाँ पर जो 6 शेड्यूल एरिया है, ज़्यादातर गांव से ही बसा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है, इसके बाद ऑटोनोमस काउंसिल। तो आप गांव के भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि गांव ही भविष्य है। जो दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, वो भविष्य नहीं है। लंदन में हो रहा है, न्यूयॉर्क में, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। उसी के वजह से आप आज पूरा दुनिया बिखरने को पहुंचा है। आप समझ रहे हैं, कहा यह जाता है कि आने वाले 70-80 साल में आपके पानी के लिए युद्ध होगा, हवा आपके लिए सांस लेने लायक नहीं रहेगी। आज तक हम गलती से ये न्यूयॉर्क और लंदन का नकल कर रहे थे, सोच रहे थे इनको ज़रूर पता होगा, बहुत ज्ञानी है। अब पता चल रहा है वो कितना खोखला ज्ञान था, और सच्चा ज्ञान हमारे गाँव में, और वो भी जनजातीय गाँवों में। तो इसलिए जनजातीय संस्कृति को भारत की पारंपरिक ज्ञान, मौलिक ज्ञान, जिसे कहते हैं एंशिएंट विजडम, वो मान के हमें बहुत ही विनम्रता से सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम जी सकें आज भी और कल भी। तो ये सीख हमें न्यूयॉर्क, लंदन से नहीं मिलेगी, दिमा हसाओ के गांव से मिलेगी, कार्बी आंगलोंग के गांव से, लद्दाख के गांव से मिलेगी। सिर्फ वो विनम्रता होनी चाहिए कि सीखना चाहिए, चाहे हम जितना खुद को शिक्षित माने, मगर वो शिक्षित उसी हिसाब के हैं, न्यूयॉर्क वाले, लंदन वाले। उस हिसाब से जीना है तो और 5 पृथ्वी चाहिए भारत को ही, कि वो उनकी तरह जिए। तो और 5 पृथ्वी तो है नहीं, यही है जो भी है। तो इसलिए हमें ही बदलना होगा जीवन शैली। धन्यवाद। आखिरी में जो कल्चरल एक्सचेंज रहता है, तो अगर होना चाहिए युवाओं में, नेताओं में, महिलाओं में, ऐसे हमारे जो मौलिक संस्कृतियां हैं। देखिए, लद्दाख हो या दिमा हसाओ हो, ये बहुत पुराने भारत की प्राचीन संस्कृतियां हैं जो अभी बची हैं। मैं मानना चाहता हूँ बची हैं कितनी पता नहीं, मगर अगर हम ये कहें हम तो दिल्ली जैसे हो गए, बम्बई जैसे हो गए, तो फिर वो ख़त्म हो गई है। जो मौलिक संस्कृति है वही दुनिया को भी चाहिए, सिर्फ हमें नहीं, सिर्फ दिल्ली को नहीं, दुनिया को भी चाहिए।